बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक एकता। पाठ परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत लेख में भारत की सांस्कृतिक एकता के बारे में बताया गया है। किसी भी देश की समृद्धि एवं विकास के लिए उसकी सांस्कृतिक एकता आवश्यक होती है। सांस्कृतिक एकता ही वह आधार है जिस पर उस देश में रहने वाली विभिन्न जातियां और संप्रदाय एक राष्ट्र के रूप में एकबद्ध रहते हैं। यह एकता ही राष्ट्र प्रेम, अखंडता और राष्ट्र के विकास के लिए चेतना जगाती है। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, जातियां, सामाजिक रीति रिवाज, भाषाएं, वेशभूषा और खान पान है। इन सब विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत हमेशा से एक भावात्मक एकता में बंधा हुआ है। इस एकता का मुख्य कारण है भिन्नता होते हुए भी सांस्कृतिक एकता। अब इस पाठ को पढ़ लेते हैं। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। मातृभूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषा, धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने हेतु हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिण, अवर्ण सवर्ण, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई जैन के भेद खड़े करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। भाषा का भी बवंडर उठाया गया ताकि आपसी झगड़ों और भेदभाव से हमारी शक्ति का ह्रास हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। पहले तो प्राय सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं, वहाँ कई भाषाएं भी बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वह एक संगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने नहीं होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य न रहे। वैसे तो केचुआ भी एक इकाई है। उसमें आँख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पेशेंद्रिय सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य और उनके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी अपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं। कुछ लोगों ने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपने और इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो। हमारे अभेदों की अपेक्षा की गई या उनको नगण्य समझा गया। इससे हीनता की मनोवृत्ति पैदा की गई। देश की नदियां, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा और सस्य श्यामला बनाती हैं। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है, उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए हैं। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही है। अंतरिक्ष द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठते हैं, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम राज्य से अपरिचित न थे। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के ध्येय से किए जाते थे। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय से अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अविरोध की परिचायक है। वही त्याग, तप एवं मध्यम मार्ग की
संयममयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म में महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने गए हैं। कली युगे कली प्रथम चरणे बुद्धवतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं। भगवान ऋषभदेव का श्री भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थकर नहीं तो उनसे एक श्रेणी नीचे का स्थान मिला है। अन्य हिंदू देवी देवताओं को भी उनके देवमंडल में स्थान मिला है। भारत में उद्भूत प्राय सभी धर्म आवागमन में विश्वास करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओमकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी तथा अस्वस्थ वृक्ष पीपल बौद्ध और हिंदुओं में एक रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनियों में अणुव्रत, हिंदू धर्म के योग शास्त्र के यम और बौद्धों के पंचशील प्राय एक ही हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। वेदावेस्ता की गाथाओं में वैदिक ऋचाओं में भाषागत विषमानता है। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविता की है। उनके धर्म ग्रंथों में राम नाम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी दुर्गा देवी का भी स्वतन किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है। उनका निष्ठ पाठ होता है। सिखों के गुरु लोग हमारे संतों में आदरणीय समझे जाते हैं। उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म के होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म दक्षिण भारत में मिला है। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईसा मसीह का यह कथन महाभारत के आत्मन प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरेत का ही प्राय है। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। मैं यहाँ नहीं कहता कि किसने किससे लिया, परंतु इस मौलिक सिद्धांतों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना, धूप दीप व्रत उपवास आदि हिंदुओं के समान है। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वे यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों का समावेश हुए हैं। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रसखान के सवैये तो सचमुच रस की खान हैं। प्राचीन काल में भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हो या दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के आमनाय और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भावभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर दक्षिण सीमा के रामेश्वरम महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारिकापुरी के तीर्थाटन में भारत की चारों दिशाओं में पूजा हो जाती है। भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्ष प्रद मानी गई हैं।
इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम है अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, द्वारावती, द्वारका। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह हैं। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फूले फले और विकसित हुए। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप सूर और तुलसी दक्षिण के संप्रदायों से ही प्रभावित थे। वे सब एकता के सूत्र प्राचीन ही थे, पश्चिम की सौगात न थे, किंतु उनकी उपेक्षा की गई। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की भाषाएं भी संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। उन्हें भी थोड़ी बहुत मात्रा में शब्दावली ग्रहण की, किसी ने थोड़ी तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है, केवल लिपि का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपि तो एक ही है। संस्कृत की परिनिष्ठित लिपि होने के कारण देवनागरी प्राय सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। उर्दू का लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है। भाषा की जमीन और व्याकरण प्राय एक से हैं। बेल बूटे फारसी अरबी के हैं। प्रेमचंद्र, अश्क, सुदर्शन आदि ने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी। भारत की प्राय सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया है। भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एकध्यता रही है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल इतिहास घुला मिला सा प्रतीत होता है। उसके बीच कोई अभेद्य दीवार न थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवियत्री मानी जाती है। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में भी आदर हुआ है। संत तुकाराम आदि महाराष्ट्र के संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया। विद्यापति समान रूप से हिंदी, मैथिली और बांग्ला के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने एक तारे की 3 तान में सारे भारत को बांध दिया। तुलसीकृत रामचरितमानस का मराठी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्राय सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बांग्ला के वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है, वह हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। वही हमारी एकता का मूल सूत्र है। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये लिखी गई है बाबू गुलाब राय के द्वारा, जिन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में भी बताया है कि यहाँ पे विभिन्न धर्म होते हुए भी मतलब अनेकता में भी एकता जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब इनका लेखक परिचय भी जान लेते हैं। बाबू गुलाब राय का जन्म 17 जनवरी 1888 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। इन्होंने आगरा कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की तथा दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अवकाश प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने सेंट जॉन कॉलेज आगरा में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य किया। उनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1963 में आगरा में उनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, तर्कशास्त्र, मेरी असफलताएं, मन की बातें आदि।
तो बच्चों ये थे बाबू गुलाब राय, जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति के बारे में हमें इस पाठ के माध्यम से अवगत कराया। अब आते हैं वाचन एवं श्रुतलेख की तरफ। कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जो पाठ में आए हैं। तो पहला शब्द है बच्चों राष्ट्रीयता, उपमहाद्वीप, बवंडर, स्विट्जरलैंड, सामंजस्य, स्पेस, इंद्रिय, प्रतिनिधित्व, अस्तित्व, नगण्य, सस्य श्यामला, एक छत्र, संयममयी, तीर्थकर, उद्भूत, प्रतिष्ठित, जिदावेस्ता, स्तवन, रसमयता, अपभ्रंश, अमान्य, जानवी, ज्योतिर्मठ, परिनिष्ठित, एक ध्येयता, तुलसीकृत, मनोवृत्ति, अक्षुण। अब आते हैं शब्दकोश की तरफ। ठीक है, पहला है उपकरण, जिसका अर्थ है साधन, औजार, डिवाइस, हितचिंतक, भला चाहने वाला, वेलविशर, निमित्त, कारण, रीजन, बवंडर, झगड़ा, क्वेरल, फाइट। हास का अर्थ होता है पतन, नीचे गिरना, डाउनफॉल, कम्स टू एंड। अव्यय, अंग, कंपोनेंट, बाहुल्य, अधिकता, एक्सेस, अस्तित्व, सत्ता, मौजूदगी, एग्जिस्टेंस, मनोवृत्ति, मन की स्थिति, मेंटालिटी, उर्वरा, उपजाऊ, फर्टाइल, सस्य श्यामला, फसलों से हरी भरी, प्रॉस्पेरस, सार्वभौम अर्थात समस्त, ओवरऑल, परिचायक, परिचय देने वाला, इंट्रोडक्टरी, आराध्य, पूजनीय, अडोरेबल, अद्भुत, उपजे हुए, इमर्ज्ड, प्रतिष्ठित, स्थापित, एस्टैब्लिश्ड, जेदावेस्ता, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ, पर्सियंस, रिलीजियस बुक, सत्वन, स्तुति, प्रेज, मोक्षप्रद, मोक्ष देने वाली, गिविंग, साल्वेशन, परिनिष्ठित, परिष्कृत, रिफाइंड, साम्य का अर्थ होता है समानता, इक्वालिटी, एक ध्येयता का अर्थ होता है एक उद्देश्य, वन पर्पस, मनोवृत्ति, मन की स्थिति, एटीट्यूड, अक्षुण, अखंडित, इंटैक्ट, अनब्रोकन। अब पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, जैसे कि अपेक्षा करना, तिरस्कार करना, उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। अब आते हैं बच्चों इसके अभ्यास कार्य पर, जिसमें पहले हम बात करेंगे पाठ बोध टेक्सचुअल लिटरेसी। इसमें हम पहले जानेंगे मौखिक अभिव्यक्ति। तो राष्ट्रीयता का आवश्यक उपकरण क्या है? तो देश जो है वो राष्ट्रीयता का आवश्यक उपकरण माना गया है। ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे लिखित अभिव्यक्ति की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो अपने पेन और पेंसिल रेडी कर लीजिए। पहला है, हमारी भूमि को उर्वरा और सस्य श्यामला कौन बनाती है? कौन बनाती है? नदियां बनाती हैं, पर्वत बनाते हैं या फिर समुद्र? तो उसे उर्वरा बनाती हैं नदियां, उसे सींच कर। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। सोचकर उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्राचीन काल में राजसूय व अश्वमेध यज्ञ किस लिए किए जाते थे? तो ये इसलिए किए जाते थे क्योंकि जो उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे वो अपना राज्य, अपना साम्राज्य वो क्या करना चाहते थे? स्थापित करना चाहते थे और अपनी वो शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे कि ये जो राज्य है, ये जो जगह है, ये मेरे अधीन हो गई है। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगला है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आज देश व समाज में भेद अभेद में से किसे अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है और क्यों? तो आज हमें हमारी जो संस्कृति है उसे हमें ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मों के बीच या भेदभाव के बीच हमारी जो संस्कृति है वो खोती जा रही है। तो उसको हमें क्या देना है? विस्तार देना है। इसी प्रकार बच्चों आप बाकी के प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। पाठांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे पाठांश दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं पहले। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वे यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। तानसेन
और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रसखान के सवैये तो सचमुच रस की खान है। अब यहाँ पे प्रश्न है बच्चों, यहाँ की संस्कृति को किसने प्रभावित किया है? तो यहाँ की जो संस्कृति है उसे ईसाइयों ने और मुसलमानों ने प्रभावित किया है। इसी प्रकार से आप इस पाठ्यांश को पढ़कर इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिए गए वाक्य पढ़कर सही अथवा गलत लिखिए। तो पहला है, अमेरिका में कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अमेरिका में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार आप बाकी के वाक्य पढ़ेंगे और सही या गलत लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे भाषा बोध, लैंग्वेज एंड ग्रामर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे ज्ञानेंद्रिया को यदि ज्ञान जमा इंद्रियां लिखा जाए तो नीचे दिए गए शब्दों को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे है रत्नाकर। ठीक है, तो हम लिखेंगे रत्न, रत्न जमा आकर बन जाएगा रत्नाकर। ठीक है, विद्यार्थी का हो जाएगा विद्या जमा आर्थी। इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है यहाँ पे मूलो उच्छेद। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मूल जमा उच्छेद, तो ये हो जाएगा मूलोच्छेद। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों के संधि विच्छेद करके लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो पहला है विश्वसनीय। तो हम लिखेंगे यहाँ पे विश्वास जमा नीय। ठीक है, विस्मरणीय का हो जाएगा विस्मरणीय जमा इए। इस प्रकार से आप बाकी शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जल में रहने वाले को क्या बोलते हैं? जल में रहने वाले को हम जलचर बोलते हैं। जलचर, जो जल में रहता है। इसी प्रकार आप बाकी वाक्यांश पढ़ेंगे और इनके लिए एक शब्द लिखेंगे। मूल्य पूरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको दो काम करने को दिए हैं, उनमें से आपको एक करना है। भारत को विभिन्नताओं का देश क्यों कहा जाता है? बताइए बच्चों। या फिर भारत वर्ष में अनेकता में एकता कैसे प्रतीत होती है? तो इन दोनों विषयों पर अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं। हम बढ़ते हैं आगे, रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज की तरफ। हमारी संस्कृति या इतिहास भविष्य को सुखद कैसे बना सकते हैं? सोचकर लिखिए। तो इस विषय पे आपको सोचकर लिखना है कि हमारी जो संस्कृति है या इतिहास है वो भविष्य को, हमारे आने वाले भविष्य को कैसे सुखद बना सकता है। अगला है, भारत के विभिन्न राज्यों की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, त्योहारों की भिन्नता पर एक सचित्र परियोजना प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। तो आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अब आपको पता है कि देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में जो लोग हैं वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, उनकी वेशभूषा अलग है, वो खाना अलग खाते हैं, उनका रहन सहन अलग है, बल्कि वो त्यौहार भी अलग अलग मनाते हैं। तो इस पर आपको चित्र परियोजना, मतलब चित्र के साथ एक परियोजना प्रेजेंटेशन बनानी है। अगला है, भारत के मानचित्र पर राजस्थान राज्य को अंकित कीजिए और राजस्थान पर एक परियोजना तैयार कीजिए। तो आपको क्या करना है, भारत का जो मैप होता है, मानचित्र होता है, उसको लेना है। उसमें आपको राजस्थान जो राज्य है उसको पहले तो आप अंकित करेंगे, फिर वहाँ पे उससे रिलेटेड जानकारी हासिल करके उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। अगला है, भारत में लगभग 30 विश्व विरासत स्थल हैं। इंटरनेट की मदद से उन स्थलों की सूची बनाकर अपने सहपाठियों को बताइए। तो आपको पता लगाना है कि भारत में लगभग 30 विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं और इनके बारे में आपको अपने सहपाठियों को बताना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यह भी जानिए। तो यह भी जानिए में हम बात करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का नहीं बल्कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना लगभग 700 ईसा पूर्व मानी जाती है। यहाँ छात्र 15-16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने दूर दूर से आते हैं।
ये आते थे। उस समय विश्वविद्यालय में कई विषयों के पाठ्यक्रम उपलब्ध थे, जैसे दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कृषि, भूविज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, धर्म, तंत्र शास्त्र आदि। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। रावलपिंडी के पास स्थित यह क्षेत्र आज पाकिस्तान एवं विश्व का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल माना जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने अपने देश के बारे में जाना, उसकी संस्कृति के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।